इस एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अकीरा सुबाकी की क्लास में एक नई स्टूडेंट ट्रांसफर होके आती है, मकीटो याबी। जिस पल वो क्लास के दरवाजे से अंदर एंटर होती है, सबको फौरन ही कुछ अलग सा फील होता है। उसके मूवमेंट्स में एक अजीब सा झटका था। उसकी बैंग्स ने उसका आधा चेहरा छुपा रखा था, जैसे वो दुनिया से अपना आप छुपाना चाहती हो। उसे सुबाकी के साथ वाली सीट दी गई। सुबाकी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो कंफर्टेबल फील करे। उसने कहा, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। लेकिन पहले ही दिन याबी को वियर्डू का खास टाइटल मिल गया। लंच ब्रेक आई तो वो सीधा अपने डेस्क पे मुंह रख के सो गई। कुछ लड़कियां उसे जानने के लिए आईं। उसने आंखें उठाने की भी जहमत नहीं की और फिर से सो गई। फिर मैथ्स क्लास में बिल्कुल बिना किसी वजह के वो अचानक इतनी जोर से हंसी कि पूरी क्लास हैरान रह गई। कहने लगी, ये कुछ पर्सनल बात है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। और ऐसे ही धीरे धीरे उस लड़की की रेप्यूटेशन पूरी क्लास में वियर्डू की बन गई, जो हमेशा सोए, किसी से बात ना करे और जब बात करे तो ऐसी कि समझ ही ना आए। सुबाकी को तब तक नहीं पता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वो दिन आया, डिसमिसल के वक्त। सुबाकी ने नोटिस किया कि क्लास में सिर्फ याबी अकेली बची है। वो सो रही थी। उसने उसे जगाया। जब याबी ने अपना सर उठाया तो सुबाकी ने देखा कि वो ड्रूल कर रही है और उसकी स्लाइवा डेस्क पे पूल बना रही थी। सुबाकी ने कहा, घर जाने का वक्त हो गया है। याबी उठी और चलने लगी। तब सुबाकी ने उसे रोका और बताया कि उसकी चिन पे अभी भी कुछ लगा है। याबी ने उसे साफ किया और चली गई। सुबाकी वापस मुड़ा। डेस्क पे बनी वो स्लाइवा की पूल अभी भी वहां थी। पता नहीं क्या हुआ उसे उस पल में, पर उसने अपनी उंगली उठाई, थोड़ी सी स्लाइवा ली और चख ली। वो अपनी उंगली चूस रहा था जब उसने नोटिस किया याबी की स्लाइवा काफी मीठी थी। और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो घबरा के वहां से इतनी तेजी से भागा जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। रात को उसने सपना देखा, एक लड़की उसका हाथ पकड़ के किसी अनजानी जगह भाग रही थी। वहां दोनों किसी होटल की छत पे नाच रहे थे, खुले बेपरवाह। वो लड़की याबी थी। ये सपना उसके दिमाग से काफी दिनों तक गया ही नहीं। कुछ दिन बाद सुबाकी अचानक गिर गया। बुखार इतना तेज था कि घर पे रहना पड़ा। डॉक्टर ने सिंपल कोल्ड बताया, पर बुखार था कि ठीक ही नहीं होता था। उसकी बहन हैरान थी कि ये सिंपल कोल्ड इतना तेज क्यों है। उसी बीच उसकी बहन ने बताया कि उसके किसी क्लासमेट ने स्कूल के हैंड्स आउट उसके लिए लाए हैं। सुबाकी ने सोचा भी नहीं था कि वो क्लासमेट याबी होगी। जब याबी कमरे के दरवाजे पे आई, सुबाकी झटके से सीधा होकर बैठ गया और हैंड्स आउट, वो लाई ही नहीं थी। वो आराम से उसके बेड पे बैठ गई, जैसे ये उसका ही कमरा हो, और एक मिस्टीरियस अंदाज में उसका नाम लेके बोली कि उसकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। सुबाकी का दिल एक पल के लिए रुका जब याबी ने कहा, और मुझे पता है ये बीमारी कहाँ से आई। वो जानती थी। उसे 2 हफ्ते पहले डेस्क से उसकी स्लाइवा चाटी थी। ये बात सिर्फ सुबाकी को पता थी, पर याबी भी जानती थी। सुबाकी के मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। याबी ने हाथ उठाया, उसका फेस मास्क नीचे खिसकाया और मुंह खोलने को कहा। सुबाकी ने ऐसा ही किया। याबी ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाली, स्लाइवा से कोट की और सुबाकी के मुंह में डाल दी और कहा, इसे चूस लो। जब उसने उंगली वापस निकाली, सुबाकी को फौरन ही बेटर फील होने लगा। बुखार, वो तो जैसे जादू से गायब हो गया। याबी ने एक्सप्लेन किया कि इतने दिनों से उसकी स्लाइवा नहीं मिली थी, इसीलिए उसे विड्रॉल हो रहा था और इसी वजह से वो बीमार पड़ा था। सुबाकी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। उसने पूछा, क्या उसकी स्लाइवा में कोई केमिकल या बैक्टीरिया है जो इंसान को एडिक्टेड करता है। याबी इतनी जोर से हंसी कि कमरा हिलने लगा। हंसना बंद करके उसने बताया, तुम लव सीखो। इसका ख्याल था कि जिस पल सुबाकी ने उसे जगाया था, तब याबी की आंखों से उसकी नजर मिली। उसी पल सुबाकी को उससे प्यार हो गया और इसी वजह से उसकी स्लाइवा टेस्ट करने पे उसकी ऐसी हालत हो गई। ये सब बताने के बाद उसने याद दिलाया कि कल स्कूल जाना है और सीधा कमरे से चली गई। स्कूल खत्म हुआ तो याबी बाहर खड़ी थी। वो सुबाकी के साथ घर जाना चाहती थी। जब वो अलग होने वाले थे तो याबी ने फिर से स्लाइवा कोट की उंगली बढ़ाई और उसे चाटने को कहा। सुबाकी क्लियरली हेजिटेट कर रहा था, पर याबी ने उसे वार्न किया कि अगर आज नहीं किया तो फिर विड्रॉल हो सकता है। उसे मजबूरन उसकी बात मानना पड़ी और यही उनका डेली रूटीन बन गया। स्कूल के बाद रोजाना वो दोनों ऐसे करते। वक्त के साथ सुबाकी सच में याबी से प्यार करने लगा। एक दिन रूटीन के बाद उसने हिम्मत जुटा के सीधा उसे कह ही दिया कि वो उससे प्यार करता है और पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। याबी ने एक ही बात कही, पहले प्रूव करो। सुबाकी ने सोचा कि वो उसे किस करेगा, पर याबी ने उसे रोक दिया। उसे कहा कि कुछ ओरिजिनल करो ना, कुछ ऐसा जो सिर्फ वो ही सोच सके। सुबाकी ने अपने वॉलेट से एक फोटो निकाल के बताया कि ये एक लड़की है जिस पर उसे काफी टाइम से क्रश था। उसने बताया कि जिस पल उसने याबी की स्लाइवा चाटी, वो क्रश उसे बिल्कुल भूल गया, जैसे वो थी ही नहीं। और इस बात को प्रूव करने के लिए उसने वो फोटो के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए और कहा कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।
अचानक याबी के मुंह से स्लाइवा बहने लगी, इतनी कि जमीन पे पूल बनने लगा। उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो खुश होती है तो ऐसा होता है। फिर उसने सुबाकी से पूछा, क्या वो वर्जन है? जब उसने हाँ कहा तो याबी ने सुख का सांस लिया। उसे कहा कि वो भी वर्जन है। फिर उसने रिवील किया कि उस दिन क्लास में जब वो इतना हंसी थी, असल में उसने एक आवाज़ सुनी थी जो कह रही थी कि सुबाकी वो पहला इंसान होगा जिसके साथ वो पहली बार इंटीमेट होगी। सुबाकी के पास कोई लफ्ज़ ही नहीं था कि वो क्या बोले। वो बस देखता रहा। जब वो घर की तरफ चली गई और जाने से पहले मुड़ के बोली, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। स्कूल में सुबाकी ने अपने दोस्त यूनो से हिपोथेटिकली एडवाइस मांगा कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो तो क्या करना चाहिए। यूनो ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, उसका हाथ पकड़ लो। सुबाकी को यह आइडिया ब्रिलियंट लगा। घर जाते वक्त उसने याबी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो याबी ने झटके से हाथ खींच लिया। जब सुबाकी ने एक्सप्लेन किया तो याबी ने कहा कि हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबाकी दिल पे हाथ रख के सोच में पड़ गया। रोज लाइवा की रूटीन के अलावा कोई साइन ही नहीं था कि वो कपल हैं। यूनो के पास वो दोबारा जाता है और इस बार यूनो से बताता है कि उससे बात करो, एक दूसरे की हॉबीज के बारे में जानो। सुबाकी ने दोबारा कोशिश की और एक दिन घर जाते वक्त उसने पूछा कि थोड़ी देर बातें करते हैं। याबी कंफ्यूज होने लगी। सुबाकी ने याबी से पूछा कि उसे क्या पसंद है, मगर याबी का आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग था। वो कहती है कि मुझे कैंची चलाना बहुत अच्छा लगता है, और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसने सुबाकी को एक कपड़ा पकड़ाया और अपनी अंडरवेयर से एक कैंची निकाल के बिजली की स्पीड से एक कैमेलिया फ्लावर बना दिया, क्योंकि इसका मतलब था सुबाकी का नाम। सुबाकी थोड़ा हैरान होता है और परेशान भी कि वो एक लड़के के सामने अपनी अंडरवेयर फ्लैश कर रही है। पर याबी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़के तो तुम हो ना। फिर एक दिन उसे 2 मूवीज के टिकट देता है, तो सुबाकी सोचता है कि यही अच्छा मौका है। वो याबी को संडे के दिन मूवी के लिए इनवाइट करता है। याबी कहती है कि उस दिन तो उसका और ही कुछ प्लान है। ये सुनकर सुबाकी को कुछ अजीब लगता है। वो डायरेक्टली याबी से पूछता है कि क्या सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं जो कपल्स करते हैं। याबी कहती है, हाँ हाँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। रोज की स्लाइवा रूटीन तो तुम्हें याद है ना, और यही हमारा अपना बॉन्ड है। प्रूव करने के लिए वो एक पास के टेम्पल में अबेंडन बिल्डिंग की क्रीपी छत पे उसे ले जाती है। वहां टूटा हुआ शीशा था और बिखरी हुई लकड़ी थी, यानी हर तरफ गंद ही गंद पड़ा था। वो सुबाकी को वहां बिठाती है, उसकी आंखें बंद करवाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि जब तक वो न कहे वो आंखें नहीं खोलेगा। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्रूल दूंगी, तैयार रहना। जब उसने उंगली सुबाकी के मुंह में डाली तो कुछ अजीब हुआ। सुबाकी के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी बॉडी में आग सी लगने लगी, नाक से खून आने लगा। आंखें जब उसने खोली तो याबी उसके सामने बिल्कुल नेकेड खड़ी थी, कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। वो एक्सप्लेन करती है, अपना एक्साइटमेंट उसने ड्रूल के जरिए ट्रांसफर किया था, और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। वो दोबारा कपड़े पहन के उसकी नोज को साफ करती है और फिर घर ले जाती है। रास्ते में कहती है कि मेरा दिल भी इतनी तेज ही धड़क रहा था। अच्छा हुआ तुमने प्रॉमिस कर लिया था। सुबाकी पूछता है कि अगर मैं प्रॉमिस ना करता तो? याबी फौरन से अपने अंडरवेयर से कैंची निकालती है और सीधा उसकी तरफ पॉइंट करती है। ये देख के सुबाकी डर जाता है और अपनी बुक एज अ शील्ड आगे कर लेता है। याबी ने अपनी स्किल से नोटबुक के कागज के लोग बना दिए थे। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करते तो फिर मैं यही सब कुछ तुम्हारे साथ करती। अच्छा हुआ तुमने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। रात को सुबाकी फिर से वही ड्रीम देखता है। इस बार वो और याबी सच में इंटीमेट हो गए थे। अगले दिन घर जाते वक्त याबी ने नोटिस किया कि सुबाकी ब्लशिंग कर रहा है। उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या कोई ड्रीम याद आ गया? सुबाकी हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। याबी बिना कुछ कहे फौरन अपनी उंगली सुबाकी के मुंह में डालती है, फिर निकाल के अपने मुंह में ले लेती है। उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वहां से भाग जाती है। सुबाकी के लिए ये सब कुछ बहुत वियर्ड था कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चल गया। एक दिन क्लास ड्यूटी की वजह से सुबाकी याबी के साथ घर नहीं जा पाता। एक क्लासरूम में जाते वक्त वो अचानक देखता है कि यूनो एक लड़के को किस कर रहा है। दोनों ने सुबाकी को देखा और झटक के अलग हो गए। वो लड़की ओका थी, यूनो की गर्लफ्रेंड। फर्स्ट ईयर से साथ थे वो दोनों, पर ये एक सीक्रेट था। यूनो ने सुबाकी से कसम ली कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। क्लास में बैठ के सुबाकी सोचता रहता है, यूनो और ओका जैसी उनकी सिचुएशन भी तो है। कोई नहीं जानता कि वो और याबी साथ हैं। बस एक फर्क है कि यूनो और ओका ऑलरेडी किस कर चुके हैं, मगर याबी और वो तो कभी करीब ही नहीं आए। और तभी से सुबाकी के माइंड में किसिंग के बारे में सब कुछ चलने लगता है। पार्क में होमवर्क करते करते वो याबी को यूनो और ओका वाली बात बताता है। याबी ने कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। सुबाकी थोड़ा डाउन होता है। फिर अचानक याबी पूछती है,
तुम मुझे किस करना चाहते हो, जिसके जवाब में सुबाकी ना कहता है और कभी हाँ कहता है। याबी अपने बैग से एक टेस्ट ट्यूब निकालती है और सुबाकी को पकड़ने को कहती है। वो खुद खड़ी होकर काफी देर तक घूमती रहती है, फिर आके बैठ जाती है। टेस्ट ट्यूब मुंह के पास ला के वो अपनी स्लाइवा उसमें टिपकाती है और कहती है कि आज रात सोने से पहले इसे चख लेना। सुबाकी हैरान होता है कि इसका किसिंग से क्या लेना देना, लेकिन हमेशा की तरह वो उसकी बात मान जाता है। रात को उसे टेस्ट करता है और उसे दोबारा वही ड्रीम आता है। वो और याबी साथ चल रहे थे। याबी ने एक टॉफी अपने मुंह में डाली। सुबाकी उसे देखता है तो याबी उसे भी टॉफी ऑफर करती है और फिर सीधा अपना मुंह उसके मुंह से लगा के टॉफी डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। अगले दिन सुबाकी बताता है कि ये पहला किस ठीक नहीं था। फर्स्ट किस में तो फीलिंग्स होनी चाहिए। याबी ने चुपचाप उसे जंगल में ले जाके पूछा, तुम मुझे किस करना चाहते हो? तो सुबाकी काफी देर बाद उसे बताता है, पहले एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए ठीक से। याबी उसकी आंखों में देखती है, हल्का सा ब्लश करती है और कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ। स्कूल में एक क्लासमेट ओटा याबी को घूर घूर के देख रहा होता है। घर चलते वक्त याबी खुद बताती है कि ओटा ने उसे प्रपोज किया है और इसका जवाब वो कल देगी। सुबाकी का खून खौलने लगता है। याबी उसे काम डाउन करती है और कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत आओ। रात भर सुबाकी ओवर थिंकिंग करता है। ओटा पॉपुलर भी है, सॉकर टीम में भी है, क्या वो उसे चूज कर लेगी? अगले दिन लंच में याबी ओटा के साथ क्लास से बाहर आती है। ये देख के सुबाकी को गुस्सा आ जाता है और वो यूनो का पूरा खाना छीन के खा जाता है। इधर ओटा याबी से जवाब मांगने लगता है तो याबी कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। ओटा ऐसा ही करता है। याबी अपना स्लाइवा अपनी उंगली पे कोट करती है और फिर उसके मुंह में डाल देती है और कहती है कि कुछ फील हुआ? तो ओटा कहता है कि नहीं। तब याबी कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते और स्माइल करके चली जाती है। बाद में वो ये सब सुबाकी को भी बताती है। सुबाकी इतना रिलीव्ड होता है और कहता है कि मैं डर रहा था कि शायद तुम दोनों के बीच चूज कर रही हो। याबी उसे उसका मुंह खोलने को बोलती है। सुबाकी बिना सवाल के ऐसा ही करता है तो याबी अपनी दोनों उंगलियां उसके अंदर डाल देती है। कुछ सेकंड्स में सुबाकी की नाक से खून आने लगता है। याबी वो अंडरवेयर निकालती है जो उसने उस दिन नहीं पहनी थी। वो सुबाकी को देती है और कहती है कि तुम ही अकेले इंसान हो जिसके साथ मेरा बॉन्ड है। ओटा ने कुछ फील नहीं किया, यही प्रूफ है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सुबाकी ये सुन के ओवरवेल्म हो जाता है और उसे हग करने की कोशिश करता है, मगर याबी उसे रोकती है और कैंची निकालने लगती है। फिर उसे याद आता है कि आज तो उसने अंडरवेयर ही नहीं पहनी। तो सुबाकी अपने बैग से खुद कैंची निकाल के अपने सर पे एक छोटी सी हिट करता है। अब सीन यूनो पे शिफ्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड पीई यूनिफॉर्म में थी। सुबाकी भी ऐसा ही सोचने लगता है, याबी टाइट शर्ट और शॉर्ट्स में कैसी लगेगी। उसी वक्त ओका ने सोई हुई याबी के पास जाके खाना ऑफर किया। याबी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसे भूख लगी तो वो इस बात में मान जाती है। पूरी क्लास हैरान होती है कि याबी ओका के साथ खाना शेयर कर रही है। घर जाते वक्त सुबाकी कहता है कि उसे ओका के साथ देख के अच्छा लगा, वरना वो हमेशा अकेली रहती है। याबी ने सीधा जवाब दिया कि उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास सुबाकी है। इसके बाद उन दोनों ने डेली रूटीन की, यानी याबी ने उसे अपना स्लाइवा दिया और सुबाकी ने उसके मजे लिए, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि कोई उन्हें छुप के देख रहा है। अगले दिन सुबाकी और ओकाटा बहुत खुश थे क्योंकि दिन का पहला पीरियड पीई था, मगर उनकी सारी उम्मीदें ही दम तोड़ गईं जब उन्हें बताया गया कि लड़कों को तो अंदर जिम में जाना है जबकि लड़कियां अकेली रेस करेंगी। रेस के दौरान याबी को गलती से उसके क्लास वालों ने टक्कर मार दी और वो जमीन पे गिर गई। उसके घुटने पे बहुत गहरा जख्म आ जाता है। हेल्थ कमेटी का मेंबर होने की वजह से ओका ने फौरन उसे नर्स के पास ले जाने की ऑफर की। जब वो दोनों क्लिनिक पहुंची तो नर्स वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए ओका को खुद ही याबी का ट्रीटमेंट करना पड़ा। जब बैंडेज मुकम्मल हो गई तो दोनों ने क्लिनिक के फ्रिज में रखा हुआ ड्रिंक मिल के पिया। कुछ देर बाद ओका ने याबी के पास बैठ के कहा कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, लेकिन याबी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं। ओका ने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, मगर स्माइल करते हुए कहा कि अगर कभी उसका दिल बदल जाए तो वो हमेशा उसके लिए मौजूद होगी। अब जब वो दोनों वहां से उठ के जाने लगी तो याबी ने देखा कि ओका के दाएं घुटने से भी खून निकल रहा है। जब उसने ये बात बताई तो ओका भी हैरान रह गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे चोट आई है। याबी ने पास वाली टेबल से एक तेज कटर उठाया और अपने हाथ पर एक छोटा सा जख्म बनाया। फिर उसने ओका से कहा कि मेरे स्लाइवा लगी उंगली को अपने मुंह में डालो। ओका थोड़ा सा हेजिटेट होती है, जो कि नेचुरल बात थी, लेकिन याबी ने उसे जल्दी करने को कहा। अब जैसे ही ओका ने ऐसा किया तो उसके हाथ पे भी वैसा ही छोटा सा जख्म बन गया। याबी ने समझाया, इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान भी एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, क्योंकि ओका ने उसके स्लाइवा पीने के बाद बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि याबी की अपनी बॉडी ने किया था।
ओका ये सुन के सरप्राइज रह जाती है। वो कहती है कि शायद ये इस बात की निशानी है कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। मगर याबी इस बार भी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो अकेली शख्स नहीं है जो उससे जुड़ी हुई है। याबी उस वक्त हिल के रह जाती है जब ओका ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो सुबाकी की बात कर रही है। दरअसल ओका ने पहले भी उन दोनों को देखा था, मगर उसे समझ नहीं आया था कि वो कर क्या रहे हैं। उसे सिर्फ इतना सोचा था कि शायद याबी सुबाकी को अपना स्लाइवा दे रही है। आखिर में याबी उसे छोड़ के वहाँ से चल जाती है और कहती है कि उसे सिर्फ एक ही शख्स के साथ अपना रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं। जाने से पहले उसने ओका को याद दिलाया कि अपने इन इंजरीज़ को अच्छे तरीके से सही करना, यानी इनका ट्रीटमेंट करवाना। बाद में याबी अपनी चोट भूल जाती है, इसलिए जब उसने सुबाकी को अपना स्लाइवा दिया तो उसके हाथों और घुटनों पे भी वैसे ही वूंड्स आ गए जैसे याबी की बॉडी पे थे। याबी को तब रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह से सुबाकी को कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई, इसलिए वो सुबाकी से अपोलोजाइज़ करती है। अगले दिन ओका फिर याबी के पास आई। वो कुछ देर आंखें बंद करके खामोश खड़ी रही, जैसे किसी बात पे तवज्जो दे रही हो। फिर उसने आंखें खोली और याबी से कहा कि इस बार वो उसकी स्लाइवा लगी उंगली को चाटेगी। याबी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मगर उसने फिर भी ऐसा कर लिया। जैसे ही उसने उसकी स्लाइवा लगी उंगली चाटी तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, यह तो बहुत मीठी है, इतनी मीठी कि उसने पहले कभी इतना मीठा नहीं चखा। ओका ये सुन के हैरान होती है और मजाक में अंदाज़ा लगाती है कि शायद याबी और सुबाकी अभी तक किस नहीं कर सके। दरअसल जब वो कुछ देर पहले खामोश थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार किस लेने के बारे में ही सोच रही थी। उसे सोचा कि याबी ने उसके स्लाइवा को मीठा कहा है, इसका मतलब है कि उसने खुद कभी भी किस करने का एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसके बाद ओका ने कहा कि उसे लंच ज़्यादा बना लिया है और वो चाहती है कि दोनों मिल के खाएं। वो कहती है कि अगर वो दोस्त नहीं बन सकती तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से तो एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। इस तरह दोनों ने एक साथ बैठ के लंच किया। इधर लड़कों की फुटबॉल क्लास चल रही थी। वो एक मज़ेदार ट्रिक लगाने वाले थे जिसमें वो बॉल को इतनी ज़ोर से किक करते हैं कि वो दूर जाके फेंस तक पहुंच जाती है। फेंस की दूसरी तरफ लड़कियों की स्विमिंग क्लास चल रही थी। जब सुबाकी की बारी आई तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि आज वो याबी को स्विमिंग सूट में देख सकेगा। अचानक उसने दरख्तों के दरमियान से याबी की झलक देखी। वो टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई कर रही थी और सुबाकी की नज़रें फौरन उस पर जम गईं। वो याबी को देखने में इतना ज़्यादा फोकस था कि जब उसने बॉल को किक करने की कोशिश की तो अपनी किक बॉल को मारने के बजाय खुद ही ज़मीन पर गिर गया। अब वो सिर्फ इस बात पर रेगरेट कर रहा था कि वो याबी को स्विमिंग सूट में देखने का मौका खो चुका है। जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए वो आइस पॉप खा रहे थे। जब उन्होंने आइस पॉप की स्टिक्स फेंक दी तो सुबाकी ने रियलाइज़ किया कि याबी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अचानक हवा चली तो उसे याबी की खुशबू फील हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशबू भी बहुत मीठी है। वो उसके करीब झुका, लेकिन याबी ने फ़ौरन समझ लिया कि वो क्या करने वाला है। उसने फ़ौरन अपनी कैंची निकालने की कोशिश की और सुबाकी ने खुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया। मगर इससे पहले कि वो कुछ करती, बारिश के चंद कतरे याबी के चेहरे पे गिरे। बारिश शुरू होने वाली थी और दोनों के पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। वो एक दरख्त के नीचे शेल्टर लेने पे मजबूर हो गए। बारिश से बचने के लिए याबी को सुबाकी के और करीब आना पड़ा, और इतना करीब आने की वजह से सुबाकी एक बार फिर से ही उसकी खुशबू को फील करने लगा। उसने पूछा, क्या वो कोई परफ्यूम इस्तेमाल करती है? मगर याबी ने इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि गर्मी की वजह से उसे पसीना आ रहा है। फिर उसने अपने बाजू को चाटा और कहा कि उसका जायका समुंदर जैसा है। इसके बारे में मजीद जानने के लिए सुबाकी ने पूछा, क्या उसे समुंदर यानी ओशन पसंद है? याबी ने जवाब दिया कि हाँ, उसे समुंदर बहुत पसंद है और वो हर साल वहाँ जाती है। फिर उसने सुबाकी से कहा कि वो भी उसके बाजू को लिक करके देखे, यानी चाट के देखे, शायद उसे भी समुंदर के पानी जैसा जायका फील हो। सुबाकी ने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब उसे एक सीन दिखाई दिया जिसमें याबी बीच पे बिकनी पहने मज़े कर रही है। उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ याबी के उस लायवा तक ही नहीं है, बल्कि उसके पसीने से भी जुड़ा हुआ है, वरना उसे उसके ख्यालात कैसे नज़र आ सकते थे। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या वो गर्मियों की वेकेशंस में उसके साथ बीच पे चलना चाहेगी? उसका जवाब सुन के तो सुबाकी बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि याबी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहती थी। अब वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ गर्मियों की वेकेशंस गुजारने वाला था, मगर वेकेशंस वैसी नहीं जा रही थी जैसा उसने सोचा था। दोनों रोज़ाना की तरह स्लाइवा वाली रूटीन करते, लेकिन जब भी वो बीच पे जाने की बात छेड़ने की कोशिश करता तो याबी फ़ौरन घर की तरफ निकल जाती। ये कई दिन तक चलता रहा और सुबाकी ने सोच लिया कि अगली बार वो उससे डायरेक्टली बात करेगा। जब वो अगली बार मिले तो याबी अपनी साइकिल पर जाने ही वाली थी कि सुबाकी ने साइकिल पकड़ ली। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसके साथ बीच पे जाने के लिए हाँ की थी। याबी ने बताया कि वो 3 से 4 दिन अपने फादर के पास रहने जा रही है, इसलिए वो अगले वीक जा सकते हैं। ये सुन के सुबाकी खुशी से झूमने लगता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है।
वो इतना एक्साइटेड था कि तकरीबन उसे देर ही हो गई, मगर फिर भी वो वक्त पे पहुंच गया। जैसे ही उसने याबी को देखा तो उसे देखकर उसने अपोलोजाइज किया, क्योंकि वो काफ़ी देर से आया था। लेकिन जब याबी उसकी तरफ मुड़ी तो वो हैरान रह गया। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा टैन दिख रही थी, यानी उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया था। पता चला कि उसके फादर भी बीच के पास रहते हैं और वो वहाँ स्विमिंग करती रही, जिसकी वजह से उसकी स्किन टैन हो गई। ट्रेन के सफ़र के दौरान सुबाकी बार-बार उसे देखता रहा, क्योंकि वो पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। आखिर वो लम्हा आ गया जिसका वो वेट कर रहा था। उसे पहली बार याबी को बिकनी में देखा, अगरचे उसने नीचे एक अलग से कपड़ा भी पहना हुआ था। फिर भी सुबाकी को वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने पहले फ्राइड नूडल्स खाए और फिर स्विमिंग के लिए चले गए। याबी बहुत अच्छी स्विमर थी और सुबाकी तो मुश्किल से ही उसका साथ दे पा रहा था। उसे बताया कि वो बचपन से ही स्विमिंग कर रही है, इसलिए वो काफ़ी स्किल्ड है। सुबाकी पानी के अंदर गया ताकि उसे अच्छी तरह से देख सके। वो उसकी बॉडी फिगर के बारे में सोचने लगता है, लेकिन दिल ही दिल में चाहता है कि वो उस अलग से लगे हुए कपड़े को भी हटा दे। इसी दौरान याबी को रियलाइज़ होता है कि वो उसकी बॉडी को बहुत गौर से देख रहा है। जब सुबाकी पानी से बाहर आता है तो वो बहाना बनाता है कि वो सिर्फ उस कपड़े को ही देख रहा था। याबी एक्सप्लेन करती है कि वो ये कपड़ा इसलिए पहनती है क्योंकि वो अभी अपने फादर के घर पे ही रह रही थी। वो बिकनी पहनने के बावजूद अपनी कैंची हमेशा साथ रखती थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे निशान बन गया था। ये दिखाने के लिए वो उस कपड़े को हटाती है। जैसे ही सुबाकी उसे देखता है वो इतना घबरा जाता है कि उसकी नोज़ से खून बहने लगता है, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बाद में जब वो ट्रेन में वापस जा रहे थे तो याबी ने पूछा, क्या उसे आज मज़ा आया? जवाब जानने के लिए उसने अपनी उँगली उसके मुँह में डाल दी और फिर निकाल के उसकी सलाइवा का जायका चखा, ताकि वो उसकी फीलिंग्स और उसकी थॉट्स को जान सके। अचानक याबी की नोज़ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सुबाकी घबरा गया और जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करने लगा कि शायद ये उसकी स्किन पे मौजूद कैंची के निशान की वजह से हुआ है। याबी उसे कहती है कि अगले साल जब वो दोबारा बीच पे जाएँगे तो वो उसे दोबारा दिखा सकती है। कुछ टाइम बाद सुबाकी शहर में कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाता है कि अचानक उसकी मुलाकात ओका से हो जाती है। ओका फ़ौरन पूछती है कि क्या वो किसी डेट के लिए शॉपिंग कर रहा है। एम्बैरेस्ड होकर सुबाकी उसे कोई जवाब नहीं देता तो ओका कहती है कि क्यों ना दोनों मिलकर आइसक्रीम खाएं। ये ख्याल सुबाकी को कुछ अजीब लगता है। वो हेजिटेट कर रहा था, मगर ओका ने हंसते हुए कहा कि सिटी में किसी क्लास वालों से अचानक मुलाकात कितनी कम होती है। वो सुबाकी का बाजू पकड़ती है, लेकिन सुबाकी फिर भी हेजिटेट करता है। आखिरकार ओका उसका बाजू छोड़ देती है और सुबाकी खुद उसके साथ चल पड़ता है। जब दोनों आइसक्रीम खा रहे थे तो सुबाकी पूछता है कि अगर याबी उन्हें एक साथ देख ले तो क्या सोचेगी। ओका उसकी बात सुन के हंस पड़ती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी। वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तारीफ करता है और कहता है कि सुबाकी बहुत अच्छा लड़का है। ये सुन के सुबाकी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ओका और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को पहले नाम से बुलाते हैं। बाद में स्कूल में ओका ने याबी को सुबाकी के साथ होने वाली अपनी बातों के बारे में बताया। उसने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड भी कभी-कभी एक दूसरे को अपने पहले नाम से ही बुलाते हैं। अब याबी सुबाकी के बारे में बात करने लगती है तो ओका उसे छेड़ने लगती है कि वो कितनी इंटरेस्टिंगली उसके बारे में बात कर रही है। फिर अचानक वो अपनी उँगली उसके मुंह में डाल देती है ताकि याबी की ड्रूल का जायका चख सके। ऐसा करते ही वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है। तब उसने अंदाज़ा लगा लिया कि याबी शायद सुबाकी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने के बारे में सोच रही है। ओका उसे छेड़ती रहती है, यहाँ तक कि याबी उठ के वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त सुबाकी फिर से गर्मी की शिकायत करती है। ये देख के सुबाकी उसे पास के एक पार्क में ले जाता है। वो उसके लिए ड्रिंक्स लेके आता है। जब वो 2 सोडा लेके वापस आता है तो देखता है कि याबी बेंच पे सो रही है। उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर वो गहरी नींद में थी। उसे कई बार उसका नाम पुकारा और कंधा भी हिलाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो उसके करीब झुका और पहली बार उसे उसके फर्स्ट नेम मिकोटो से पुकारा। जैसे जादू हो गया, वो फ़ौरन उठ गई और उसकी तरफ देखा। वो शर्मा रही थी और उसके चेहरे पे एक प्यारी-सी स्माइल थी। सुबाकी ने फ़ौरन उसे सोडा पीने को कहा। वो दोबारा मिकोटो कहना चाहता था, मगर इतना घबरा गया कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सका और बस अजीब-सी बातें करने लगा। इसी दौरान याबी ने रिग्रेट फ़ील किया। अगली सुबह सुबाकी ने फैसला किया कि वो याबी की पिक्चर ज़रूर लेगा, क्योंकि उसने उसके बारे में ख्वाब देखा था। जब वो साथ थे तो उसने याबी से कहा कि वो फ़ोटो के लिए पोज़ दे। पहले वो थोड़ा-सा हेज़िटेट करती है, मगर फिर मान जाती है। वो कहता है कि स्माइल करो, मगर याबी इनकार कर देती है कि ऐसी झूठी स्माइल का कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से चली जाती है। एक और दिन वो ब्रिज पे याबी का वेट कर रहा होता है ताकि दोनों साथ घर जाएँ, लेकिन वो देर से आती है। तभी अचानक एक लड़की की आवाज़ आती है जो सुबाकी की पुरानी क्रश की आवाज़ थी। उससे बात करते हुए थोड़ा घबरा जाता है, स्पेशली जब उसने कॉफ़ी पे मिलने का इनविटेशन उसे दिया ताकि वो उससे बात कर सके। मगर सुबाकी उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो किसी और का वेट कर रहा था। उसकी क्रश बात समझ आती है और कहती है कि जब वो फ्री हो तो उससे मिल ले। फिर वो चली जाती है।
सुबाकी सोचता है कि शायद याबी कहीं और वेट कर रही होगी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि याबी ब्रिज के पास झुकी हुई थी और लगता था कि वो पहले से सब कुछ देख चुकी है। सुबाकी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो वैसा नहीं था, मगर याबी आगे चल पड़ती है और वो उसके पीछे चलने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी क्रश वो लड़की थी जिसे वो पहले पसंद करता था। वो याबी को बताता है कि उसने पहले ही उसे इनकार कर दिया था। इस बात पे वो याबी को एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी क्रश से मिलने नहीं जाएगा। फिर अचानक वो याबी से क्वेश्चन करता है कि अगर वो अपनी क्रश के साथ कॉफी पीने चला जाता तो क्या याबी नाराज होती। याबी का चेहरा सीरियस हो जाता है। फिर वो अचानक अपनी उंगली उसके मुंह में डालती है और कहती है कि इसे चाटो, मेरी ड्रूल का मजा लो। जब सुबाकी ऐसा करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। याबी कहती है कि अगर तुम अपनी क्रश को चूज कर लेते तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती। उसकी फीलिंग्स ने सुबाकी को रुला दिया था। वो उसे यकीन दिलाता है कि वही वो लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है और वो कभी नहीं बदलेगा। ये सुन के याबी मुस्कुरा देती है। उसकी स्माइल इतनी सच्ची थी कि सुबाकी उसे मोहब्बत से देखने लगता है। फिर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसकी स्माइल की तस्वीर लेनी चाहिए। वो उसे कहता है कि वो वही एक्सप्रेशन रोके रखे। वो उसकी हरकतों से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी, मगर फिर भी वो मान जाती है। लेकिन स्माइल करने के बजाय वो एक फ़नी सा फेस बना लेती है। सुबाकी ये देख के थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, मगर जब उसने पिक्चर देखी तो उसे लगा कि ये उसकी बहुत अच्छी पिक्चर है, इसलिए वो उसे हमेशा अपने पास रखेगा। इसलिए वो उसने अपने वॉलेट में रख ली। ये देख के याबी बहुत खुश होती है और उसके मुँह में दोबारा ज़्यादा सारा ड्रूल निकलने लगता है।